देखो कल की क्लास में अपन लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, इसके 3 पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए थे कल की क्लास में, आप लोगों को याद होगा। मैंने कल आपको बता दिया था, कल आपको मैंने क्या क्या बता दिया था। एक तो मैंने आपको बताया था इसमें जो कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया था, एक तो कॉन्सेप्ट अपना डिस्कस हुआ था यहाँ पे मीनिंग का, एक अपन ने कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया था मीनिंग के बाद में अपन ने कॉन्सेप्ट दूसरा डिस्कस किया था इसका डेफिनेशन पार्ट, और डेफिनेशन पार्ट के बाद में अपन ने एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस किया था कि सर जो कंपनी वर्ड का मीनिंग है वो कंपनी वर्ड का मीनिंग कहाँ से आया था। ये 3 कॉन्सेप्ट अपन कल की जो क्लास थी उस कल की क्लास तक में अपन डिस्कस कर चुके थे, लेकिन एक बार अपन वापस से अब इसको लाइन टू लाइन डिस्कस कर लेंगे। अब आज आपके सामने आपकी स्क्रीन पे नोट्स भी ओपन हो चुके हैं, ऑनलाइन वालों को भी दिख रहे हैं, ऑफलाइन वालों को भी दिख रहे हैं। सेम एज इट इज ऐसे के ऐसे नोट्स प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, जो अभी आपको यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में पैनल पे दिख रहा है। समझ गए? आपको एक चीज और मैं बता दूं इसके साथ में, आप ये देख रहे हो ना पार्ट 1, मैंने आपको बताया था ना 7 पार्ट्स इसके आएंगे। इस तरीके से आपके पूरे 7 पार्ट्स में ये नोट्स आएंगे, पूरे नोट्स चलेंगे आपके 7 पार्ट्स के अंदर इस तरीके से सारे। तो 7 शीट्स आपको ये पूरे नोट्स की मिलेगी, ये आप ध्यान में रखना। 7 शीट्स के अंदर आपके पूरे के पूरे जो नोट्स है ना, वो पूरे के पूरे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर फंडामेंटल यहाँ तक का अपने को? अब अपन इसको शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया था कल, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। अब अपने लिखने की जो टाइम था ना वो भी सारा बच जाएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी चीज आ गई। अब मैं आपको वही चीज लिखवाऊंगा जो रेलिवेंट है। अब जो काम किए, जो अपने को और एक्सप्लेनेशन में लिखनी है, केवल अपन उसी चीज को नोट डाउन करेंगे। कल जो अपन ने लिखने का टाइम खराब करा, आज से वो भी नहीं करना। अब फॉर्मली अपने को पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द कंपनी की, यानी कि कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी की डेफिनेशन क्या है। अब वो यहाँ पे अपन सबसे पहले जान रहे हैं। तो देखो कंपनी का मतलब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, कंपनी का मीन यहाँ पे क्या बता रहा है, ये क्या चक्कर हुआ यार, ऊपर वाली स्क्रीन पे तो हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, कुछ होगा इसमें और नया सिस्टम। ऊपर वाली स्क्रीन पे तो कर लेता है, 1 मिनट रुको। ठीक है, आ गया समझ में। देखो अब सबसे पहले आपको है ना इसके मीनिंग पे आ जाता हूं कि इसका मीनिंग क्या कहता है, कंपनी का मतलब क्या होता है। देखो कल अपन ने बात करी थी इस शब्द की, ये वर्ड ध्यान है आपको। कल मैंने आपको बताया था इस शब्द को अपन ने 2 पार्ट्स के अंदर तोड़ा था। पहला पार्ट इसका अपन ने बनाया था कॉम, और दूसरा पार्ट अपन ने इसका बनाया था पेनिस। याद होगा आपको, वही की वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ना। क्या? द वर्ड कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कल मैंने आपको एक चीज नोट डाउन कराई थी लास्ट में ले जाके, कि मैंने कहा MCQ सवाल पूछ सकता है इस पे आपसे। तो हमारा जो कंपनी शब्द है, वो कंपनी शब्द हमने कहां से लिया, कंपनी शब्द किस लैंग्वेज से आया, लैटिन लैंग्वेज से आया, लैटिन वर्ड है। सबसे पहली बात ये याद में रखना। दूसरी बात क्या पढ़ी अपन ने, उसमें पहला शब्द क्या आया सर, पहला शब्द आया कॉम। कॉम का मतलब क्या है, विद या टुगेदर। कल अपन ने ये वाला वर्ड पढ़ा था कि कॉम का मतलब क्या था, कॉम का मतलब था विद या टुगेदर, यानी कि साथ साथ में। याद होगा आपको, मैंने डिनर टेबल वाली बात बताई थी, अभी वो वापस से रिपीट कर दूंगा। फिर दूसरा वर्ड आया पेनिस, उसमें मैंने लिखा था पीस ऑफ ब्रेड या पीस ऑफ रोटी, और इसका कनेक्शन किससे था, आगे लाइन में लिखा हुआ है, इट ओरिजिनली रेफर्ड टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील टुगेदर। आया पॉइंट समझ में? यानी कि इसका पॉइंट जो है या इसका जो कंसर्न है वो किससे है, इसका कंसर्न है इस लाइन से, ये वाली लाइन जो ये वाली आ रही है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, पुराने समय में क्या होता था, मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या आपका बिजनेस बहुत छोटा होता था, बिजनेस की जो प्रॉब्लम होती थी वो भी बहुत छोटी होती थी, कैपिटल भी कम लगती थी, रिस्क भी कम होता था, सारी चीजें बहुत लोअर लेवल पे होती थी। अब जैसे जैसे आपका बिजनेस क्या होने लग गया कि जैसे जैसे आपका बिजनेस जो है वो बढ़ने लग गया, समय बदलने लग गया, आपके बिजनेस में जो प्रॉब्लम है, बिजनेस में जो कैपिटल है, बिजनेस में जो प्रॉफिट है, बिजनेस में जो रिस्क है, वो भी क्या हो गया, कंपैरेटिवली बड़ा हो गया। तो अब हुआ क्या कि अब
हम पहले के समय में तो क्या कर सकते थे कि जब हम डिनर टेबल पे बैठ के साथ में खाना खाते थे तो साथ में खाना खाते खाते हम हमारी प्रॉब्लम को क्या करते थे, डिस्कस कर लेते थे। इसलिए वो जो हम खाना खाते समय अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते थे, ओल्डन टाइम के अंदर जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं था, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 1947, मैं 1947 से पहले की बात कर रहा हूं, ये आप ध्यान रखना। तो उस समय पे क्या होता था कॉन्सेप्ट, उस समय पे वहां पे आप ध्यान रखना, उस समय पे जब अंग्रेजों का अधिकार था, जब अंग्रेजों का शासन था, जब अंग्रेजों का राज था इंडिया में, उस समय पे क्या होता था, बिजनेस बहुत बड़ा नहीं होता था। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था हम कौन सा बिजनेस करते थे, HUF बिजनेस। तो वो HUF बिजनेस में जो हमारी बिजनेस की प्रॉब्लम होती थी उसको हम जब खाना खाते थे तो खाना खाते समय हम उसको हमारी डिनर टेबल पे क्या करते थे, डिस्कस कर लिया करते थे और वहीं की वहीं उसका निपटारा हो जाता था। फिर मैंने आपको बताया था अब आज के समय में हमारा इस तरीके से बिजनेस का सेटलमेंट या बिजनेस प्रॉब्लम का निपटारा नहीं हो सकता, वो संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजनेस की प्रॉब्लम जो कल को इतनी सी होती थी ना, आज वो बिजनेस की प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, इतनी बड़ी हो चुकी है। तो जब वो बिजनेस की प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो चुकी है ना, तो उसका सोल्यूशन एक खाना खाने की टेबल पे बैठ के निकाला नहीं जा सकता। उसके लिए प्रॉपर किस चीज की जरूरत होती है, प्रॉपर जरूरत होती है आपको उसके लिए बोर्ड मीटिंग्स की। आ गई बात समझ में? या फिर मैंने दूसरा आपको बताया था उसके लिए आपको प्रॉपर किसकी जरूरत होगी, प्रॉपर जरूरत होगी आपको शेयर होल्डर्स की मीटिंग। समझ गए आप मेरी बात, मैंने क्या पॉइंट बोला? क्लियर? डन? अब देखो आगे क्या लिखा, आगे लिखता है इसके अंदर यहां पे अ कंपनी डिनोट्स एन एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन। देखो एक शब्द आया लाइक माइंडेड पर्सन, इसका मतलब जानते हो क्या होता है लाइक माइंडेड पर्सन? हाँ, एक बात समझो, आप और आपका दोस्त दो लोग हैं, समझ रहे हो? वो दोनों, आप दोनों दोस्त क्यों हो? सोच मिलती है ना। आप बदमाश हो एक नंबर के और आपका दोस्त भी। यदि आप तो हो बदमाश और आपका दोस्त हो साधु प्रकृति का है, हमेशा सत का साथ देने वाला राजा हरिश्चंद्र आपका दोस्त हो, और आप एक नंबर के आतंकवादी, एक नंबर के बदमाश, शैतान, छठे हुए, अब बताओ दोनों की पार्टनरशिप हो पाएगी? दोनों का बिजनेस हो पाएगा? दोनों व्यापार कर पाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। यदि दोनों लोग साधु हुए, मतलब सही सोच वाले व्यक्ति हुए, और या फिर दोनों क्या हो, दोनों गंदी सोच वाले हो, तब तो क्या होगा, तब तो वहां पे मैच होगा मामला, और मामला मैच होकर आपकी कहानी हो जाएगी। वरना तो क्या होगा, वरना तो आप लोगों का वहां पे किसी भी प्रकार से क्या नहीं होने वाला, किसी भी प्रकार से वहां पे आप लोगों का बिजनेस चलने वाला नहीं है। आया पॉइंट समझ में जो मैं बताना चाह रहा हूं? तो लाइक माइंडेड पर्सन का मतलब क्या हुआ, जो व्यक्ति एक जैसी सोच रखता है, मतलब अ पर्सन हु थिंक सेम विद अनदर पर्सन। मतलब कि जैसा मैं सोचता हूं वैसा का वैसा आप सोचते हो, जैसा आपके दिमाग में चल रहा होता है वैसा मेरे दिमाग में चल रहा होता है, तब तो है लाइक माइंडेड पर्सन। अच्छा, पार्टनरशिप का भी एक रूल होता है, मैं थोड़ा सा अलग हट के बात कर रहा हूं। पार्टनरशिप में भी पार्टनर लोग कौन बन सकते हैं जनरली, एक प्रैक्टिकली अपन देखें तो, कि जिन लोगों की सोच, यदि वहां पे मान लो एक पार्टनर मैं हूं और एक पार्टनर आप हो, और आपकी नीयत में हमेशा ही खोट रहता है और मेरी नीयत हमेशा साफ रहती है, मान लो, है ना? आप सोच रहे हो बहुत चालू है आदमी। बोले खुद की नीयत तो साफ करा ली, दूसरे की नीयत का कवाड़ा कर दिया। नहीं, एक एग्जाम्पल है, ठीक है? मेरे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, मैं वो एग्जाम्पल वो नहीं बनाता ये ऐसा हुआ, राम ने ऐसा किया ना श्याम ने ऐसा किया, वो नहीं, लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके लाइफ पे बेस करके, ताकि वो चीज़ तुम्हें क्या होगी, वो चीज़ तुम्हें फटाफट से समझ में आ जाएगी। तो अब क्या होगा, यदि मान लो मैं तो हूँ बहुत साधु आदमी और तुम हो छठे हुए बदमाश, अब उस केस में मैं कहता हूं कि लो आओ जी अपन पार्टनरशिप में एक बिजनेस करते हैं जूतों का, तो बताओ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो जूते एक दूसरे के ऊपर ही मार रहे होंगे हम बैठ के बिजनेस में। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हमारी सोच मिलती ही नहीं। मैं कह रहा हूं यार ये काम नहीं हो रहा ना, तू रिश्वत देके करवा ले, और सामने जो साधु सोच का आदमी बैठा है वो क्या कहेगा, अरे नहीं ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, मैं ये काम नहीं करा सकता, रुक गया। फिर वो पार्टनर क्या कहेगा दूसरा, अरे पागल है, इसको आता ही नहीं धंधा करना कैसे करते हैं, बेवकूफ़ है, मरवाएगा ये, डुबवाएगा पार्टनरशिप। और यदि आप भी होते क्रिमिनल माइंडेड और वो भी होता क्रिमिनल माइंडेड, पार्टनरशिप रुकती? टॉप क्लास की पार्टनरशिप होती आज। क्यों? आप दोनों की सोच क्या है? हस्बैंड वाइफ की कब बनती है? जब
जब गुण मिलते हैं तब बाढ़ में जाओ, गुण मिलते हैं, कितने मिला लो फिर डिवोर्स हो जाता है, जो फिर गुण कहाँ गए, होता ना गुण मिलान करना हो, कितने 32 36, हाँ 36 वाला सिस्टम। तो है बोला सर आपकी शादी नहीं हुई ना, इसलिए मुझे अभी पता नहीं कितने गुण मिलाने, जिस दिन मिला हूँ उस दिन पता लगेगा कितने मिल रहे। नहीं हुई यार, तो इसमें क्या हो गया, हाँ तो वाई सरप्राइजिंग, नहीं हुई कोई बात नहीं यार, हो जाएगी, तुम्हें बुलाऊंगा, चिंता मत। हाँ तो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ की कब बनेगी, जब सोच मिले। दो दोस्तों की कब बनेगी, दो पार्टनर्स की कब बनेगी, आ गई बात समझ। बस वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति एक एसोसिएशन में, एक ग्रुप में, टीम में कब आएगा, जब उसकी सोच दूसरे व्यक्ति के साथ में मैचअप होगी, मिलेगी, वरना तो ब्रेकअप होगा। आगे पढ़ो, फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस, कल बताया था, कल लिखा था अपन ने, क्या अपन व्यापार धंधा करने के लिए तो क्या कर रहे हैं, कंपनी बना रहे, वरना कंपनी बना क्यों रहे। और आगे क्या लिखा, और अंडरटेकिंग, अ कंपनी इज अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड ए लीगल पर्सन। अब एक बात बताओ, कंपनी को कॉर्पोरेट बॉडी क्यों बोला, कंपनी को कॉर्पोरेट बॉडी क्यों बोला। अच्छा इसको कई बार है ना उल्टा शब्द भी बोला जाता है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, इसको ऐसे भी बोलते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट भी बोलते हैं कई बार। ये कॉर्पोरेट बॉडी या बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता क्या है, नहीं वो तो अलग चीज है, ट्राई करो। करेक्ट, आप ध्यान रखना, बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है, सुनो, when an association gets registered in any law of the country, then it is called बॉडी कॉर्पोरेट। आ गया समझ में। आप जब उस एसोसिएशन को कहीं किसी लॉ में रजिस्टर्ड करवा लोगे ना, तो ही वो क्या बनेगा, तो ही वो रजिस्टर्ड बॉडी बनेगा, वरना वो रजिस्टर्ड बॉडी नहीं बनेगा। सर फॉर एग्जांपल, हमें तो समझ में नहीं आया ये आपने क्या लिखा, एग्जांपल से बताता हूं। एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, क्या इसको आप बॉडी कॉर्पोरेट बोलोगे, एक्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, क्या आप इसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलोगे, यस। क्यों बोलोगे, क्योंकि ये कहां रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, सही है। यदि मान लो कि दो लोगों की वो है पार्टनरशिप फर्म है, ए एंड बी पार्टनरशिप फर्म, पीएफ पार्टनरशिप फर्म, अब बताओ आप इसको क्या रजिस्टर वो बोलोगे, बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे, क्यों, नहीं मैंने कहां लिखा कि रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन तो वैसे ही ऑप्शनल है, तुम्हें पता है। इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड तो क्या बोलोगे, तो फिर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। और यदि मान लो कि मैंने यहां लिखा इफ रजिस्टर्ड, अब क्या करोगे, अब बताओ आप क्या बोलोगे, इसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलोगे या नहीं बोलोगे, यस अब बोला जाएगा। भाई मैंने क्या लिखा पढ़ो ना, व्हेन एन एसोसिएशन गेट्स रजिस्टर्ड इन एनी लॉ ऑफ द कंट्री देन इट इज कॉल्ड अ बॉडी कॉर्पोरेट, कि जब आपका एसोसिएशन कहीं किसी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हो गया तो आप उसको क्या बोलोगे, तो आप उसको बोलोगे बॉडी कॉर्पोरेट, जो यहां पे लिखा हुआ है। क्लियर, डन, कोई दिक्कत। तो इसलिए अपन जब बात कर रहे हैं पहले पॉइंट में कंपनी की, तो कंपनी को अपन ने क्या बोला, कंपनी को अपन ने बोला बॉडी कॉर्पोरेट। जब अपन सेकंड नंबर पे बात कर रहे हैं किसकी, ए एंड बी पार्टनरशिप फर्म की, तो इफ पार्टनरशिप फर्म इज रजिस्टर्ड तो वहां पे उसको आप बॉडी कॉर्पोरेट बोलोगे, अन्यथा आप उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलोगे। इसलिए जब अपन अपने पॉइंट पे बात करते हैं कहां पे, देखो इस जगह पे कह रहा हूं, ये रहा, अब समझ में आया कंपनी को कॉर्पोरेट बॉडी क्यों बोला, क्लियर हुआ।
क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाना क्या होता है, मैंडेटरी होता है। और कंपनी को आप रजिस्टर्ड कहां पे कराते हो, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो जब कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड करवाते हो, इसी वजह से आपकी वो कंपनी क्या कहलाएगी, बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट बॉडी। क्लियर है फंडामेंटल। अब आगे बढ़ो। अब इन्होंने लिखा कि एक लीगल पर्सन है। भाई क्यों है? हाँ सर क्या बात कर रहे हो सर, लॉ में इसका रजिस्ट्रेशन कराया ना। तो जब कानून में आपने इसको रजिस्टर्ड कराया है, तो जब कोई चीज कानून के अंदर रजिस्टर्ड हो जाती है, तो जो चीज आपकी कानून में रजिस्टर्ड हो गई, तो कानून में रजिस्टर्ड होने के बाद में वो चीज क्या बन गई, लीगल। अरे भाई आपका आधार कार्ड बन गया, आपका पासपोर्ट बन गया, आपका वोटर आईडी बन गया, तो तुम भारत के नागरिक हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि तुम लीगल हो, वरना तो तुम्हें किसी दूसरे देश का नागरिक भी माना जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपने जब अपना कोई बिजनेस चलाया, कोई बिजनेस बनाया और आपने उसको जाकर किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करा लिया, तो सर नंबर 1 बात, वो कॉर्पोरेट बॉडी तो है ही है, साथ में दूसरा आप उसको क्या बोलोगे, लीगल पर्सन। कि सर वो क्या है, साथ में लीगल पर्सन है। क्यों? क्योंकि इन द आइज ऑफ लॉ, कानून क्या है, इन द आइज ऑफ लॉ वो सिर्फ किसको पहचानता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को। वो कहता है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाओ, अच्छा ये, हाँ तुम रजिस्टर्ड बॉडी हो, तुम क्या हो, लीगल पर्सन। और यदि तुम्हारा कोई भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसका मतलब कानून क्या है, अंधा। तो कानून कहता है मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब तुम एक लीगल पर्सन नहीं हो। क्लियर बात? आ गया। हैविंग स्टेटस एंड पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द मेंबर कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि जो मेंबर लोग इसको बनाते हैं, किसको, कंपनी को, वो मेंबर अलग होते हैं और कंपनी क्या होती है, अलग होती है। कैसे बताता हूं। जैसे मैंने एक कंपनी बनाई है ना, किसने बनाई, मान लो एक ये व्यक्ति था और एक ये व्यक्ति था, 2 व्यक्तियों ने कंपनी बनाई, प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं अपन एक बार। अब आप एक बात समझो कि जब ये दोनों व्यक्ति इस कंपनी को रजिस्टर्ड करा देंगे, कहां पे, रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2013। समझ गया मेरी बात? तो आप एक चीज मुझे समझाओ कि क्या यहां पे आपकी कंपनी का एक लीगल स्टेटस आएगा कि नहीं आएगा? और जब आपकी कंपनी का एक लीगल स्टेटस आ जाएगा, तो कंपनी की लाइफ या कंपनी का नाम या कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग, और इसको बनाने वाले जो लोग हैं उनका स्टेटस अलग हो जाएगा। समझ गए क्या आप बात? क्या बोला, वापस सुनो। जब अपन ने कंपनी को रजिस्टर्ड करा दिया, कंपनी को रजिस्टर्ड कराने का मतलब कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट हो गई। कैसे? नाम रजिस्टर्ड हो गया। जैसे नाम आया जियो प्राइवेट लिमिटेड, ये इन दोनों की कंपनी का नाम है, सपोज करो जियो प्राइवेट लिमिटेड। तो अब जियो प्राइवेट लिमिटेड नाम आते क्या होगा, एक अलग पहचान हो गई कि नहीं हो गई, एक अलग दिमाग में एंटिटी आ गई कि नहीं आ गई, कि एक बिजनेस है, एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म है, ऐसा आ गया कि नहीं आ गया दिमाग। और जो व्यक्ति इसको बना रहे, ए और बी व्यक्ति, ये दोनों की पहचान क्या है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सेपरेट है। इसीलिए अपन पॉइंट भी क्या बोलते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी का, जो आपने बोला था। समझ रहे हो बात? तो इसलिए आप ये ध्यान रखना कि यहां पे जो ये लाइन लिखी ना, स्टेटस एंड पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द मेंबर कॉन्स्टिट्यूटिंग इट, तो ये दोनों व्यक्ति क्या है, ये दोनों व्यक्ति मेंबर है। मेंबर का मतलब कौन, जो व्यक्ति शेयर खरीदता है, जो व्यक्ति शेयर होल्डर होता है, उसको शेयर होल्डर बोलो या मेंबर बोलो, एक ही बात है। समझ गया बात? तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति ने शेयर खरीद लिए। शेयर खरीद लिया क्या, कब, जब कंपनी बनी थी तब। कंपनी कब बनी थी, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, कंपनी की एक अलग पहचान हो गई और उसको बनाने वाला व्यक्ति अलग हो गया। वो दोनों अलग अलग है। आ गई बात समझ में? तभी तो आप कहते हो मैं कंपनी पे केस कर दूंगा। कहते हो आप, ऐसे क्यों नहीं कहते मैं मुकेश अंबानी पे केस कर दूंगा? सेपरेट लीगल एंटिटी ना, क्योंकि आप कंपनी को क्या मान रहे हो, आप कंपनी को अलग मान, और आप जो कंपनी है और कंपनी को बनाने वाले लोग हैं उनको क्या मान रहे हो, अलग। आप दोनों को अलग अलग मान रहे हो ना, इसलिए आप क्या बोलते हो, इसलिए आप बोलते हो कि मैं कंपनी पे केस कर दूंगा। आ रही बात समझ में? आप कभी ऐसा नहीं बोलते कि मैं कंपनी के मालिक पे, मैं कंपनी के शेयर होल्डर पे, मैं कंपनी के ऑनर पे, कंपनी के डायरेक्टर पे केस कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं बोलते। इसी वजह से, क्यों? क्योंकि ये सेपरेट एंटिटी है, दैट इज वाई। आया कॉन्सेप्ट समझ में? और कोई डाउट नहीं? ऑनलाइन बेटा तुम नोट कर लेना जो भी डाउट हो, फिर बाद में डिस्कस करेंगे उन डाउट्स को। चलिए साहब, उसके बाद में आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। अब देखो यहां पे जो ये दिया हुआ, ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कल मैंने आपको एक बात सिखाई थी, हमेशा आपकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ऑलवेज कहां मिलेगी,
भाई साहब मुस्कुराए भाई, कल राज खोल दिया था मैंने आपका। बेटा जितनी डेफिनेशन आएगी ना, जितनी डेफिनेशन, वो सारी की सारी डेफिनेशन आपको कहां पे देखने को मिलेगी? हमेशा सेक्शन 2 में। बोले फिर ये क्या है? अरे सब सेक्शन है। सब सेक्शन का मतलब डेफिनेशन किसकी? बोले कंपनी की। तो कंपनी की डेफिनेशन कौन से सब सेक्शन में? सब सेक्शन 20 में। फिर ऐसी प्राइवेट लिमिटेड आएगी, वो 68 में जाएगी, तो सेक्शन लिखा हुआ आएगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, ऐसे लिखा हुआ आएगा। समझ गए इसका मतलब क्या है? तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में क्या परिभाषा बताई? दिमाग नहीं लगाना, सुनो। ये क्या बोलता है? ये पॉइंट ये बोलता है कि बोले साहब आपका कोई भी बिजनेस या कोई भी, ऐसे लिख देता हूं, कंपनी, जिसको कि आपने कहां पे रजिस्टर्ड किया? कंपनी रजिस्टर्ड अंडर या तो कंपनीज एक्ट 2013 में और या एनी अदर प्रीवियस लॉ। आ गई बात समझ में? तो उसको आप क्या बोलोगे? सीधा सिंपल फॉर्मूला है, वो कहलाएगा कंपनी। आ गई बात समझ में? तो अब देखो कंपनी की डेफिनेशन क्या लिखी? इन टर्म्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स, कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड। आप एग्जाम में ये वर्ड लिखो, आप एग्जाम में ये वर्ड लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है? कहां पे रजिस्टर? अंडर दिस एक्ट। अब ये दिस एक्ट का मतलब किससे है भाई? ये दिस एक्ट का मतलब किससे? दिस एक्ट का मतलब है कंपनीज एक्ट 2013 से। और आगे क्या लिखा? और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब 2013 से पहले जितने कानून आपके चलते थे ना, उनमें भी यदि किसी कंपनी को आपने रजिस्टर्ड कर दिया होगा तो वो भी आपके आज की तारीख में क्या कहलाएगी? कंपनी। अब एग्जांपल देता हूं। ये तो है तुम्हारे आज की तारीख वाली कंपनी, 2013 वाली। आओ, वो दद्दू की कंपनी कब की मानते हो? वो 1956 की है दद्दू की कंपनी। समझ गए मेरी बात? तो जो MDH मसाले वाली कंपनी है वो आज की तारीख में थोड़ी ना रजिस्टर्ड हुई है, उसको रजिस्टर्ड हो तो पहले बहुत साल हो गया। समझ गए? तो वो रजिस्टर्ड कब हो गई थी? वो रजिस्टर्ड हो गई थी MDH मसाले वाली कंपनी। कहां? वो MDH मसाले वाली कंपनी रजिस्टर्ड हो गई थी आपके प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कि 1956 में। तो MDH मसाले वाली कंपनी तो हो गई यानी प्रीवियस कंपनी लॉ वाली। और यदि मैं देखूं रिलायंस जियो, तो वो कौन सी वाली हो गई? कंपनीज एक्ट 2013 वाली। फंडामेंटल क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बोलो नहीं है? चलो आगे। अच्छा जी, अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने कल ये चीज यहां तक की तो पढ़ ली थी, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब पॉइंट आता है, देखो कि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कंपनी की विशेषताएं क्या होती है। अब इस पॉइंट पे बात करते हैं। तो देखो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, बहुत सारी होती है, ऐसे तो देखा जाए तो लिस्ट बहुत लंबी है सर कैरेक्टरिस्टिक्स की। अच्छा एक बात और बताई थी, क्या बताई थी? कि इस पे हमारे से एग्जाम में 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। समझ रहे हो पॉइंट? एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन, और छोटा क्वेश्चन पूछेगा वो अलग है। मान लो कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें से निकाल के सवाल पूछ ले वे आपसे अलग से, तो वो तो फंडा ही अलग है, वो तो कहानी अलग है। और साथ में हमारे से क्या कर सकता है भाई साहब? एक बड़ा हाथी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो जब हमारे से हाथी क्वेश्चन पूछ लेगा तो हम 6-7 पॉइंट लिख के नंबर नहीं लाएंगे, हमारे को क्या करना पड़ेगा? कम से कम कितने पॉइंट लिखने पड़ेंगे? 10 पॉइंट। सर 10 पॉइंट लेंगे तो अच्छा, घर से 10 पॉइंट याद करके जाओगे तो बीच में गिर भी तो जाएंगे कुछ पॉइंट जेब में से। लास्ट में कितने बचेंगे एग्जाम में लिखते लिखते? 7 नहीं 4। हाँ 4 ही पॉइंट बचेंगे एंड में। तो हमें क्या करना है? 10 से थोड़े से पॉइंट ज्यादा याद करने हैं, ताकि हम क्राइटेरिया कहां तक का सेट कर दें? 8-9 पॉइंट तक का सेट कर दें। तो हमारे नंबर 7 में से या 6 में से कम 4 या 5 नंबर तो आ जाए। दूसरी एक बात और बता देता हूं, जब मैं टेस्ट लूंगा तुम लोग मेरा माथा खाओगे बाद में, मैं पहले बता दूं, लॉ में पूरे नंबर कभी नहीं आते। हाँ अभी तुम बोलोगे बोले हमारे फाउंडेशन में तो बोले सर है ना अभी इतने आ जाएंगे, सर 99 मार्क्स आ जाएंगे, सर 92 मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। एक बात ध्यान रखना, क्या लॉ में कभी भी पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। बोले सर मार्क्स जाते कहाँ हैं, कौन ले जाता है? बताता हूं।
देखो लॉ जब आंसर लिखा जाता है ना, प्रॉपरली लिखा जाता है, जिसमें कि आपके क्या होगा, जिसमें कि आपको सेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, वो अपन लिखेंगे नहीं। दूसरा हमारे को क्या बताना पड़ता है, दूसरा हमारे को रेफरिंग प्रोविजन या फिर रेफरिंग केस लॉ हमारे को देना पड़ता है, वो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हमारे पूछता ही नहीं, इतना सिलेबस ही नहीं है हमारे। तो अब उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे नंबर, अच्छा आंसर देने का तरीका, वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर, ये भी कई बार गड़बड़ हो जाता है हमारा, क्योंकि अभी तक तो अपन ने क्या करा है ठीक है, अब ये नहीं है, ये तो सिर्फ 40 नंबर में ही है, बाकी के 60 नंबर। आ गई बात समझ में? लिखना पड़ेगा या टाइप करना पड़ेगा आंसर, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। तो फिर उस केस में अब क्या होगा, उस केस में तो आप तब लिख पाओगे ना जब आपको इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन पता होगा, आता होगा, वरना लिख ही नहीं पाओगे, गड़बड़ हो जाएगा सारा काम। तो आप ये बात ध्यान रखना, आपको सबसे पहले प्रोविजन ढंग से आना चाहिए। दूसरी बात, क्या पूछ रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है वो पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट गलती करता है इंटर के अंदर, सवाल पूछ रहा है कुछ और, आंसर दे रहा है कुछ और आ रही है बात में, और फिर होएगा क्या, फिर नंबर आएंगे कुछ और फिर टोटल रिजल्ट आएगा, समझ गए आप मेरी बात? तो ये कुछ और ना आए, इसलिए पहले ही आप सावधान हो जाएं। सबसे पहले एग्जाम में जाने के बाद, भले ही एमसीक्यू सवाल है, भले ही 6-7 नंबर का छोड़ो, अपन तो 1 नंबर की बात करते हैं सीधी सीधी, उस सवाल को भी एकदम शांत दिमाग से, शांति से बिल्कुल पढ़ो, क्या बोल रहा है, बोले ये बोल रहा है। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, हमारे को सर ने ये पढ़ाया था, अब इसमें ऑप्शन ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया, अब कौन सा सही, बोले ये वाला सही। क्यों सही है, बोले मेरा लॉजिक फिट बैठ रहा है इस पे, ये आंसर, तो मिलेंगे पूरे नंबर। और वरना तुमने हड़बड़, अरे ये तो वहां से आया, उस वाले का ये कर दिया, अब बाहर आए, अब बाहर आते क्या करोगे, क्रॉस चेक एक इंटेलिजेंट व्यक्ति से, समझ रहे हो, वो इंटेलिजेंट व्यक्ति तुम्हारे से भी टफर है, वो उससे ऊपर का आंसर टिक करके आया था, महान आदमी, उसको खुद को भी नहीं पता था। अब होगा क्या, वो तुम्हारा दिमाग घुमा देगा, वो तुम्हें उस पर भयंकर वाला ट्रस्ट है, वही है ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे लिए एट प्रेजेंट। तो कि इसने जो बताया आंसर बी, ओ मैं तो सी पे टिक करिए, ओ माय गॉड सर मैं तो पास ही नहीं हो पाऊंगा। बोले क्यों, बोले सर मैं बी टिक करके नहीं आया। अबे बोले गधे, ना बी आंसर था ना सी आंसर था, इसका आंसर था नन ऑफ द अबाउट डी। तो तू भी गलत और तेरा भाईला भी गलत, दोनों गलत, और दोनों ही लटक गए वहां उस चक्कर में। आ गई बात समझ में? इसलिए पॉइंट ध्यान रखो, आप उस समय पे वो सब चीज़ें मैचिंग करने का कॉन्सेप्ट छोड़ दो, आप सिर्फ जो आपको बात बता रहा हूं 2 चीज़ें, पहला इस बात को शांत दिमाग से देखो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फिर दूसरी बात शांत दिमाग से सोचो कि आपने क्या पढ़ा है, फिर जो आपने पढ़ा है और जो पूछा गया उसको मैच करो, ना कि अपने आंसर को अपने भाईले के आंसर से, क्योंकि अपने आंसर को अपने भाईले के आंसर से मैच करोगे गलती निकलेगा। जरूरी नहीं लाइक माइंडेड पर्सन का आंसर भी लाइक आंसर हो, आ रही ना बात, जरूरी नहीं है बात। इसलिए आप जो पढ़ के गए हो और जो आपसे पूछा गया है वो आपकी चीज यदि मैच हो गई तो फिर आपका काम हो गया, वरना आप लटक जाओगे। तो इसलिए बेस्ट क्या है, इसलिए सबसे बेस्ट चीज ये है, आपसे जो एग्जाम में पूछा जा रहा है सबसे पहले उसको समझो क्या पूछा गया, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा है या हमको क्या लिखना है या क्या लिखना चाहिए, जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग या जो हमें पढ़ाया गया उसके अकॉर्डिंग, तब जाके आपकी बात बनेगी, वरना कबाड़ा हो जाएगा। समझ गया बात? तो जल्दीबाजी नहीं करना। अब सुनो आगे, सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स में, सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी समझाया अपन ने, अभी जस्ट वो जियो प्राइवेट लिमिटेड वाला एग्जांपल ए और बी बनाए थे ना यहाँ पे, अभी समझा अपन ने। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वापस समझिए। सेपरेट लीगल एंटिटी, 2 टुकड़े करो इसके। 2 टुकड़े कैसे करो, देखो 2 टुकड़े इसके ऐसे करो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक टुकड़ा तो ये रहा और एक टुकड़ा ये रहा, 1 और 2। अब इनको टुकड़ों को जोड़ दो टुकड़े करके। कैसे सर, सेपरेट है, सेपरेट किससे, जो इसको बनाते हैं, बनाता कौन है, मेंबर, समझ रहे हो मेरी बात, प्रमोटर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, ये बनाते हैं, इनको अलग पटको। अब बचा कौन, कंपनी खुद,
तो कंपनी खुद सेपरेट कब होगी कि जब कंपनी का कहीं किसी एक्ट के अंदर क्या होगा। हाँ, तो जब एक बात बताओ मेरे भाई, कंपनी का जिस एक्ट के अंदर कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो पहली बात कंपनी सेपरेट अपने बनाने वालों से, कंपनी अपने बनाने वालों से सेपरेट, एक बात। और दूसरी बात कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया तो कंपनी को क्या मिला, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या बताता है कि कंपनी क्या है, लीगल पर्सन है, कहां पे, इन द आइज ऑफ लॉ। क्लियर, चलें आगे। चलो अब सुनो क्या लिखता है, कंपनी इज ए सेपरेट लीगल पर्सन एंड, ओहो ये और एक आ गया, अब खत्म ही नहीं हो रहा है काम एक के अंदर एक घुस रहे हैं कॉन्सेप्ट। आर्टिफिशियल पर्सन है कैसे, जिसके पास में खुद की कॉमन सील ना हो, ऐसा हो, जिसके पास में खुद का सिग्नेचर है, कॉमन सील। अच्छा ठीक है, हाँ। क्या, एक मिनट, परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपने बताई, और आपने क्या बोला था, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आएगा राइट टू स्यू एंड बी स्यूड। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है दादा। अपन ने क्या बोला था, हाँ क्या, नॉन लिविंग थिंग, हाँ ठीक है। क्या बदल तो नहीं दिया ना इसने आंसर, पाप लगेगा जो झूठ बोला होगा, बता रहा हूं सुनो, सही है, आपने सही आंसर दे दिया। देखो मतलब क्या है इसका पॉइंट ये है कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड चीज है। मैं तुम्हें बोलूं, तुमने रिलायंस देखी, कहाँ देखी, टाटा कंपनी देखी, मारुति कंपनी देखी, ये कौन सी कंपनी का है, ये न्यू लाइन कंपनी देखी नहीं, ये कौन, ये डेल का है, सिस्टम लगा हुआ, डेल वाली कंपनी देखी, देखी, कहाँ देखी, बताओ, फोन में, कंपनी फोन में देखी, बहुत बढ़िया। और बताओ ना। मैंने पूछा रिलायंस देखी तुमने, तो बोले नहीं। मैंने पूछा टाटा देखी, तो बोले नहीं। मैंने पूछा और कोई दूसरी कंपनी देखी, बोले नहीं। कोई देखी किसी ने कंपनी है, अंबानी ने बुलाया नहीं। हाँ, तुम ऐसा कुछ काम करो कि अंबानी तुम्हें बुलाए, समझ रहे हो बात। हमारे को अपनी जो अहमियत है ना, इंपॉर्टेंस जिसको बोलते हैं अपन, वैल्यू, वो इतनी ऊपर लेके जाओ कि अंबानी का काम फिर आपके बिना नहीं चले। अंबानी बुलाएगा नहीं, फिर अंबानी आएगा लेने, लेके जाएगा, बोले दादा चलो काम नहीं हो रहा आपके बिना, वो टाइम लगेगा बनने में, रुको। हम मुद्दे की बात पे आओ। तुम तो बताओ, कोई कंपनी देखी तुमने, रिलायंस, टाटा, बाटा, कोई सी कंपनी देखी, नहीं देखी? तो हाँ भाई मेरे, आर्टिफिशियली क्रिएटिविटी है। हवा देखी, पानी को पकड़ सकते हो बस, तो फिर आग को पकड़ सकते हो, सवाल ही नहीं उठता। तो फिर ये सब क्या है, ये सब आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। उसी प्रकार से कंपनी भी क्या है, कंपनी भी एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है, सिर्फ कहां पे, इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नजर में, क्योंकि कानून है अंधा। कानून कहता है बोले साहब मैंने कंपनी रजिस्टर्ड कर दी, ये मैंने रजिस्ट्रेशन करके ठप्पा लगा दिया, इसका मतलब कि अब मेरे को एक सर्टिफिकेट दिख रहा है केवल, समझ रहे हो। कानून अंधा है, कानून अंधे कानून को क्या दिख रहा है, सिर्फ सर्टिफिकेट। और वह सर्टिफिकेट को देख के क्या बोल रहा है कि कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है, लीगल एग्जिस्टेंस, वो किसकी नजर में, कानून। आ गई कहानी समझ में, इसलिए। और दूसरी बात, कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए भी बोला गया, एक नॉर्मल आंसर, जिस प्रकार से आप और मैं कोई काम करते हैं या कर सकते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, मैं लिख रहा हूं, आप देख रहे हो, या मैं खा रहा हूं, आप भी खा रहे हो, मैं चल रहा हूं, आप भी चल रहे हो, मैं शादी कर रहा हूं, आप भी शादी कर रहे हो। कंपनी कर सकती है? कंपनी को कराओ ये सीए में इंटर,
बोले आपकी कंपनी क्या कर रही है? बोले जी सीए में इंटर में आई है अभी तो, बड़ी हो रही है धीरे धीरे। ऐसा बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। आप क्या बोलोगे? सब अभी हमने एक वेंचर खोला है, दैट इज ओनली अ स्टार्टअप, और आज से 10 साल के बाद में हम सोच रहे हैं कि इसको 10,000 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी बना देंगे। तो आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसको मेहनत कर रहे हो उसके पीछे। उसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि सब कोई इंसान है जिसको कि आप बड़ा कर रहे हो, कि कोई पौधा है, छोटा सा पौधा है जिस पौधे को आप पानी वानी डाल के और बड़ा कर दोगे, ऐसा थोड़ी ना होएगा। तो ये सिर्फ क्या है? एक एहसास है। कंपनी क्या है? सिर्फ एक एहसास है, फील है। जैसे गुडविल होता है ना, गुडविल देखिए, गुडविल किसी की, फिर पकड़ी गुडविल कभी किसी की, फिर समझ रहे हो मेरी बात? तो पॉइंट क्या है? सिर्फ आप उसको महसूस कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ है कि कंपनी जो है ना, उसको भी सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। बाकी एक्चुअल में तो यदि मैं देखूं तो आपको कोई भी कंपनी देखने को मिलेगी। मैं अच्छा पूछूं, चलो सचिन आज मेरा क्लासेस है, कहाँ है? कहाँ है? टोंक रोड पे, कहाँ? यहाँ, ये तो कमरा है, ये तो ईंट पत्थर की दीवारें लगी हुई है और छत डली है, उसमें आप बैठे हो, ये टेबल है, ये कुर्सी है, मैं हूं। बोलो कहाँ है सचिन मेरा क्लासेस? कहाँ है? कहाँ है? नोवेयर। सिर्फ उसका अस्तित्व, सिर्फ उसका एग्जिस्टेंस इन द कानून की नजर में, बाकी कहीं नहीं। आ गई मैथमेटिक्स समझ में? आर्टिफिशियल पर्सन समझ में आया? अब मैं इसको लास्ट में लिखवाऊंगा, अभी नहीं लिखवा रहा हूँ, इसको लास्ट में लिखवाऊंगा। अब समझाऊंगा नहीं क्योंकि समझा चुका हूँ, अब लिखवाने का काम है, सिर्फ वो लिखवाऊंगा, ठीक है ना। आगे आते हैं। इट इज सेपरेट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, वो ऑलरेडी बता चुका, चलो ये भी कंप्लीट। अब आओ लिमिटेड लायबिलिटी। अब देखो लिमिटेड लायबिलिटी को अपन समझें उससे पहले अपन क्या करते हैं? डायग्राम समझते हैं कि सर ये लायबिलिटी आपकी लिमिटेड होती कैसे। कोई बता सकता है लायबिलिटी लिमिटेड कैसे होती? करेक्ट। उससे ज्यादा नहीं है, करेक्ट। और करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, अब सही बोला। अब देखो तुम्हें एक चीज बताता हूं, अपन आते हैं यहाँ पे, या वहां पे भी अपना काम हो जाए, नहीं यहीं पे बताता हूँ तुम्हें। सुनो, इसको तो क्लियर कर देता हूँ। अब मैं तुम्हें ना एक डायग्राम बताऊंगा लायबिलिटी का, उसको ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि यही का ये जो डायग्राम है ना, जो मैं यहां बता रहा हूं अभी आज की क्लास में, ये सेम टॉपिक एक दूसरी जगह आएगा जिसका नाम होगा टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। क्या? टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। उसमें 3 प्रकार की कंपनियां आएंगी और उन तीनों कंपनियों का बाइफर्केशन भी जो आप करोगे ना, डिफरेंस जो करोगे वो आप लायबिलिटी के बेसिस पे करोगे, जो मैं भी समझा रहा हूं। और जो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, वो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी किस पे है? वो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान रखना इसी सिस्टम पे बेस्ड है जो मैं यहां पे बता रहा हूं आपको। तो आपके 2 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे एक डायग्राम से, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के अपन ने करे 3 टुकड़े। पहला मान लो अपन ने उठाया, यार मैं चेंज करता हूं तो क्यों नहीं होता? ठीक है, प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, जाने दो। लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा नंबर आया अनलिमिटेड लायबिलिटी। तुम क्या पहले पढ़ के आए हो क्या? है भाई, तुम लोग क्या पढ़ के आए हो क्या पहले? हैं? बीकॉम सेकेंड ईयर में? आ जाओ, कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस, ठीक है। और क्या, कहाँ पे? 12th में पार्टनरशिप में ये आता है, उसमें आता है ये।
इस हिसाब से तो मैंने फर्स्ट ईयर वो पहली क्लास में पढ़ लिया था। क्या है यार, सुनो अब बात करते हैं अपन पहले इस पॉइंट, है ना। आप सब लोगों ने आंसर सही दिया, लेकिन ज्यादा आंसर सही इनका था, क्योंकि इन्होंने एक शब्द यूज किया था अनपेड शेयर्स या अनपेड अमाउंट, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट था। क्या मतलब, इसमें लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड रहेगी, सुनना। राम परचेज्ड शेयर्स ऑफ रुपीज 1000, 1000 रुपए के राम ने शेयर खरीदे, ओके। अब ही पेड ₹700 एज ए फर्स्ट कॉल मान लो, अलॉटमेंट मनी मान लो, कुछ भी मान लो जो तुम्हारे को समझ में बैठे। 700 रुपए आपने पेमेंट कर दिया, बैलेंस 300 रुपए बचा, ठीक है साहब। ही अगेन पेड ₹300, कितना बचा मेरे भाई। क्या कंपनी अब इससे और पैसा मांग सकती है, नहीं मांग सकती ना। पहले कंपनी इससे कितना पैसा मांग सकती थी, पहले फिर कंपनी इससे कितना पैसा मांगा, इसने कितना दिया, फिर कंपनी ने कितना मांगा, इसने कितना दिया, अब कितना बचा, क्या अभी और देगा, नहीं देगा। बस यही इसकी लायबिलिटी आपने क्या करी, यही इसकी लायबिलिटी आपने लिमिटेड करी बाय शेयर्स। यानी कि जितना आपका अनपेड वैल्यू होती है या जितना आपका अनपेड अमाउंट होता है, आपका शेयर लिमिटेड बाय शेयर कंपनी के अंदर शेयर होल्डर सिर्फ क्या करेगा, उतना ही अमाउंट पे करेगा, उस अमाउंट से ज्यादा जाकर वो कोई भी अमाउंट या पैसा पेमेंट नहीं करेगा, ना कंपनी मांग सकती। समझ में आई क्या बात। और यदि मान लो कंपनी मांग सकती होती और ये भी पेमेंट कर सकता होता तो क्या होता, यहां पे आ जाते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी। समझ गए क्या आप मेरी बात, क्लियर है फंडा। अब दूसरा सुनो, अब आता है लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी। अच्छा एक और बात भूल गया इसमें बतानी, ये हमेशा है ना प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां होंगी जिनका मोटो क्या है, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। लेकिन जब आप इधर बात करोगे ना तो ये क्या है, ये एनपी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसका पर्पस पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ठीक है। अब सुनो, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे सिस्टम ये होता है, यहां पे सिस्टम ये है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। समझ रहे हो आप मेरी बात, यहां पे सिस्टम क्या होगा, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा ना, तो वाइंडिंग अप के समय पे एसेट्स तो क्या हो जाएगी, एसेट्स तो हो जाएगी कम, और जो आपके लायबिलिटीज या आपके जो डेट्स है ना, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ज्यादा। समझ गए आप मेरी बात। अब यहां पे क्या होगा, जब ये कंपनी बनी थी ना, एट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो उस समय पे कुछ लोगों ने हमारे को गारंटी दी थी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं एक बार के लिए, है ना, यहां लिख रहा हूं, ए ने गारंटी दी मेरे को 500 रुपए की। समझ गए आप मेरी बात, ए ने गारंटी कितने की दी, ए ने गारंटी दी मेरे को 500 रुपए की, और बी ने मेरे को गारंटी कितनी दी, 200 रुपए की। समझे आप बात। ये कब दी, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, जब कंपनी बनी थी उस समय पे मेरे को ये गारंटी दे दी। आ गई बात समझ में। अब क्या होता है, सुनो, अब कंपनी आ गई वाइंडिंग अप में। अब कंपनी के वाइंडिंग अप में आने के बाद में असेट तो पड़ गई कंपनी की कम और डेट हो गए ज्यादा। अब मान लो कि जो यहां पे बैलेंस आया, एक बात बताओ, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। मान लो बैलेंस नेगेटिव आया, कितना आया, मान लो बैलेंस नेगेटिव आ गया 1000। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1000 रुपए का पेमेंट कौन करेगा कायदे से, 1000 रुपए का जो पेमेंट होगा वो 1000 रुपए का पेमेंट कायदे से करेगा कौन, ये बताओ। जो ए और बी है वो करेंगे, बट द थिंग इज दैट, बट द क्वेश्चन इज दैट, करेंगे कौन से रेशो में, जिस रेशो में इन्होंने गारंटी दी है। तो सीधी सीधी सी बात पता है क्या होगी, यहां पे 1000 रुपए में से 500 रुपए का पेमेंट तो कौन करेगा, और 200 रुपए का पेमेंट, खत्म कहानी। बाकी क्या होगा, बाकी को पैसा नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि गारंटी कितनी कितनी बोली गई थी, ए ने बोला था मैं तो 500 रुपए तक दे सकता हूं, तो ए ने अपने 500 रुपए दे दिए। बी बोला था मैं 200 रुपए तक दे सकता हूं, बी ने अपने 200 रुपए दे दिए, बात खत्म हो गई। तो ये जो आपकी कंपनी है ना इस प्रकार की, उस कंपनी को आप क्या नाम दोगे, आप ध्यान रखना, उस कंपनी को आपको नाम देना है कौन सी कंपनी,
लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसमें कि कंपनी आपसे आपके द्वारा जो दी गई गारंटी है, जो गारंटी आपने कमिट की है, वादा किया है जिस गारंटी का, उस अमाउंट से ज्यादा जाके कंपनी आपसे कोई भी पैसा मांग नहीं सकती। अब चाहे कंपनी का इससे ऊपर का कितना ही डेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे ध्यान में रखना। समझ गए क्या फंडामेंटल क्या है? क्लियर? कोई डाउट यहां तक में? नहीं। अब और लास्ट आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, मैं इसको अलग से समझा देता हूं इधर। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होता है? इसका मतलब लायबिलिटी अनलिमिटेड, कंपनी आपसे चाहे जितना पैसा मांग सकती है। ध्यान रखना, इसका मतलब ये दो प्रकार से हो सकता है। कैसा? ऑन द बेसिस ऑफ शेयर और ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी। आपकी कंपनी ने राम को शेयर बेचा 1000 रुपए का, राम ने शेयर का पेमेंट कर दिया 1000 रुपए का, बच्चा कुछ भी नहीं ना। लेकिन यदि कंपनी के बैलेंस शीट में डेट बच गया तो कंपनी पता है क्या करेगी? कंपनी इससे और पैसा मांग सकती है 1000 रुपए का पेमेंट करने के बाद भी। तो जो कंपनी इससे 1000 रुपए का पेमेंट करने के बाद भी और पैसा मांग रही है ना, कि और पैसा दे तू, क्योंकि हमारा डेट बचा हुआ है अभी भी बाकी, तो ध्यान रखना ऐसी कंपनी का नेचर आप कौन सा ट्रीट करोगे? अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ शेयर। इसी प्रकार से सेम आप ले लो यहां पे कैसे? राम ने जो है वो गारंटी दी 1000 रुपए की। राम बोला एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप तुम्हारे एसेट कम, डेट ज्यादा हो गए, मेरे से 1000 रुपए ले जाना। बोले ठीक है, ओके। अब भाई साहब कंपनी का डेट हो गया कितना? 5000। तो कंपनी राम से पहले कितना पैसा मांगेगी? चलो पे कर दिया 1000, बताओ कितना बचा? 0। अबे 0 बचा ना, 4000 कहां बचे? वो तो कंपनी का डेट बचा है ना भाई, राम की जिम्मेदारी कितनी बची अभी? लेकिन हम कंपनी कौन सी पढ़ रहे हैं? तो कंपनी बोलेगी, बोले मिस्टर राम सुनो, 1000 रुपए दे दिया तुमने, -1000, 4000 रुपए कौन? दशरथ जी देंगे तुम लाओ। तो आपसे कंपनी ने 1000 रुपए की गारंटी लेने के बाद भी और पैसा मांग लिया। तो जो ये और मांग लिया ना, और ये और ही क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ। फंडा क्लियर? कोई डाउट? दूसरी बात, ऐसी कंपनियां हिंदुस्तान में नहीं होती है। ये कहां का कॉन्सेप्ट है? ये यूके का कॉन्सेप्ट है। ब्रिटिश इंडिया में होती है ऐसी कंपनी। हिंदुस्तान में एक बात बताओ, कौन व्यक्ति है जो ऐसी लायबिलिटी ले लेगा? ले लोगे तुम? जरा अपने पे लेके देखो। नहीं, यदि तुम हाँ बोलते हो तो मैं ओके कर देता हूँ। इसको क्या होती है ऐसी कंपनी? आज ही बनेगी तुम्हारी और मेरी कंपनी। बताओ, नहीं ना? कौन व्यक्ति होगा ऐसा? बोलते हैं हाँ, बोले चल ठीक है 1000 रुपए का शेयर लेता हूँ। बोले अब डेट बच गया ना, तो फिर डेट और बांटूंगा। ओहे पागल है क्या? पार्टनरशिप ना बना लूँ फिर मैं कंपनी क्यों बनाऊंगा? बताओ फिर पार्टनरशिप में और कंपनी में डिफरेंस क्या रह जाएगा? अनलिमिटेड लायबिलिटी के बेसिस पे कोई रहा नहीं। इसलिए हिंदुस्तान में 99% कंपनियां कौन सी मिलेगी? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, 1% कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एनपीओ वाला। समझ गया बात? सेक्शन 8 पढ़ाऊंगा एक आपको, उसमें बताऊंगा एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। आया समझ में? है ना? वो आपको बताऊंगा बाद में। अभी धीरे धीरे चलेंगे अपन आगे। अभी तो मैंने एक टाइप ऑफ कंपनी भी कंप्लीट कर दिया आपका। अब मैंने आज जो ये टॉपिक पढ़ा है ना, अभी इससे 2 निशाने लग गए। पहला, एक तो लिमिटेड लायबिलिटी जो तुम्हारा लिखा हुआ है उधर, वो निशाना लग गया, ये वाला। अब पढ़ लो लिमिटेड लायबिलिटी, पढ़ो ये वाला, ये पढ़ो एक बार खुद से। इससे ज़्यादा बता दिया मैंने तुमको। पढ़ा क्या बेटा? डन? ठीक है। अब बाकी का पढ़ेंगे अपन इसमें कल आगे, यहां से परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, अभी केवल इतना। बाकी ये वाली फाइल मैं तुम्हारे ग्रुप में भिजवा दूंगा, एक बार सेंड करा दूंगा। कल तो नहीं कराई थी, आज करवा दूंगा इसको सर को बोल के, ताकि तुम लोग इसको पढ़ लोगे। डन? चलो।